आज से हम संविधान के विभिन्न टॉपिकों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनसे कौन कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं और एक सरल तरीके से संविधान के सभी टॉपिकों को धीरे धीरे कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो इस जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है प्रस्तावना की, और प्रस्तावना का सोर्स क्या रहा है, और हमारा प्रस्तावना जो है क्या उसकी चर्चा करेंगे, जो प्रियम्बल है उसकी भी चर्चा करेंगे, और इस पर किस किस क्रांति का प्रभाव रहा है, कौन कौन से देश की क्रांति का प्रभाव रहा है इसकी चर्चा करेंगे। और ये बात करेंगे कि जो विभिन्न संवैधानिक जो ज्ञाता हैं अर्थात संविधान के ज्ञाता हैं उनका इस पर विचार क्या रहा है, जो संविधान सभा में बैठे थे मेंबर्स उनका इन पर विचार क्या रहा है, और विदेश में जो कुछ मेंबर हैं जैसे अर्नेस्ट बर्कर उनकी क्या इस पर विचार रही है उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ जो वाद हुए हैं जैसे केशवानंद भारती, बेरूबाड़ी मामला, ये सब जो वाद हुए हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना के इतिहास को। तो प्रस्तावना के इतिहास की बात करें तो दो डेट जो हैं इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पहला डेट है वो है 13 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा में जो प्रस्तावना है उसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। और नेहरू जी के सम्मान में, क्योंकि नेहरू जी ने इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जिसके कारण इसे उद्देशिका नाम दिया गया। यदि हम इसके सोर्स की बात करें तो मुख्य रूप से देखेंगे तो इसमें दो प्रकार से आप देखेंगे, एक होता है विचार और एक होता है भाषा। तो अगर हम इसके विचार की बात करें तो इसका विचार जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। वैसे तो इसके सोर्स में देखेंगे तो फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति का भी प्रभाव रहा है, लेकिन अगर मेन जो प्रश्न पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं कि इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके बाद अगर हम देखें भारतीय जो संविधान में जो प्रस्तावना वर्णित है उसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर में समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, बंधुता की बात की गई है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 और हिंदी में लिखा हुआ है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो इसमें संविधान के अधिकार का जो स्रोत है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो जो भारत की संविधान की जो भारत की प्रकृति होगी कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, वो बताया गया है। और संविधान का उद्देश्य क्या है उसकी चर्चा की गई है कि कैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाया जाएगा, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर में समता होगी, बंधुत्व की भावना को बढ़ाना है। ये सब दिखाया गया है कि संविधान का क्या उद्देश्य है। और संविधान जिस दिन लागू हुआ था तो उसका डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 1949 को। वैसे तो अगर देखेंगे तो इस दिन केवल संविधान जो है हमारा संविधान के कुछ प्रावधान ही अपनाए गए थे, लेकिन संपूर्ण रूप से जो भारतीय का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो है आखिरी बैठक हुई थी। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसमें अगर देखेंगे तो हमारा जो प्रस्तावना पहले स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो है ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद फिर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में ये अगर देखेंगे तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। जो तीन प्रकार का न्याय है उसकी चर्चा की गई है। अगर हम इसकी बात करें तो यह रसिया जो है, अगर रसिया लिख दें रसिया,
तो रूस जो है उसकी क्रांति से जो है प्रेरित है। तो र से हो जाएगा राजनीतिक न्याय, स से हो जाएगा सामाजिक न्याय, आ से हो जाएगा आर्थिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो यहाँ देखेंगे उसके बाद फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और जो स्वतंत्रता है, समता है और उसके बाद फिर बंधुता है, ये जो प्रावधान है ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। आप अगर भूलेंगे तो ऐसे याद कर लीजिए कि र फ होता है, ऊपर वाले जो प्रावधान है इधर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये ऊपर हो गए। उसके बाद फिर ये नीचे प्रावधान जो हो गए, जो स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, बंधुता हो गया, ये जो भ्रातृत्व की भावना है, ये सब जो लिए गए हैं ये फ से हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो इन भारतीय जो प्रस्तावना है उस पर किन किन क्रांतियों का प्रभाव है, तो केवल 2 क्रांतियों का प्रभाव है, एक रसिया के, एक फ्रांस के। उसके बाद देखेंगे आप तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर में समता, 2 प्रकार के समता की, समानता की बात की गई है। एक प्रकार की बंधुता की बात की गई है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये जो है 2 क्रांतियों से भी प्रभावित है। और हम भारत के लोग जो हैं यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसकी भाषा बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसका विचार देखेंगे तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए हम समझते हैं कि किन किन क्रांतियों का प्रभाव इस पर रहा है। तो क्रांतियों की प्रभाव की बात करें तो इसमें 2 क्रांतियों का प्रभाव रहा है। पहला है रूस की क्रांति का प्रभाव। हम आपको भी बताए हैं कि रफ से आप याद कर सकते हैं, रफ। तो रस से हो जाएगा रूस की क्रांति और फ से हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्रांतियों का प्रभाव और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। तो जो रसिया की क्रांति का प्रभाव हुआ है उसमें 3 प्रकार के न्याय जोड़े गए थे। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और जो हमारा फ्रांस की क्रांति का प्रभाव रहा है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की जो समता है, समता, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार की बंधुता जोड़ी गई है। जिसमें अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर में समता की बात की गई है। और हम अगर देखें बंधुता की बात या फिर भ्रातृत्व की बात देखें तो जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता है उसको सुनिश्चित कराने वाली बंधुता की बात की गई है। और अगर हम इससे प्रमुख डेट की बात करें, जो प्रमुख तिथियां हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। और 26 नवंबर जो 1949 है इसे संविधान द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसमें 3 शब्द आप देखेंगे, एक होता है अंगीकृत, एक होता है अधिनियमित और एक होता है आत्मार्पित। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, अर्थात इसके कुछ प्रावधान जो हैं भारतीय संविधान के इसे लागू किए गए थे, क्योंकि उस दौरान चुनाव थे तो कुछ प्रावधान लागू किए गए थे। उसके बाद अगर संपूर्ण रूप से देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो अगर 26 जनवरी की बात करें तो इससे पहले जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, उसी दिन जो है नेहरू जी ने गणतंत्र होने की घोषणा की थी। तो इसी कारण जो है 26 जनवरी 1950 को यहाँ संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को जो है इसके कुछ प्रावधान लागू हुए थे और 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो प्रमुख जो वाद हुए हैं संविधान में, इसके लिए प्रमुख वाद जो कि भारतीय जो संविधान का पार्ट है कि नहीं प्रस्तावना, उसके लिए तो पहला वाद जो हुआ था प्रमुख रूप से वेरुवारी विवाद हुआ था 1960 में, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। जो भारतीय संविधान का भाग ही नहीं है तो संशोधन कैसे किया जा सकता है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया 1973, उसमें यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी संभव है, परंतु इसमें जो है एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें यह बताया गया कि कौन कौन से मूल ढांचे होंगे जिनमें परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो मूल ढांचे के सिद्धांत द्वारा तो जैसे हमारा पंथ निरपेक्ष हो गया, तो कुछ शब्द हैं जो कि मूल ढांचे में आते हैं जिनमें संशोधन संभव नहीं है। अभी हाल ही में जो जगदीप धनखड़ जी हैं हमारे
जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यह कमेंट भी किया है कि यह अधिकार ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जनता के हाथों में है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए। और उसके बाद फिर मिनर्वा मिल्क केस और एक LIC केस आया, जिसमें केशवानंद भारती के जो निर्णय थे उन्हें ही दोहराया गया था। और हम आपसे बताए थे कि जो प्रस्तावना था उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 जो थे विचार जोड़े गए थे और 4 शब्द जोड़े गए थे। तो आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन हुआ और इसके तहत कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए। तो अगर हम देखेंगे तो भारतीय संविधान जो है 42वां संशोधन हुआ था। केवल एकमात्र संशोधन हुआ है इसके लिए, और इसके तहत जो है 3 विचार जोड़े गए थे और 4 जो है शब्द जोड़े गए थे। क्योंकि ये प्रश्न UPPCS में पूछा था कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसके तहत जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रावधान जोड़े गए थे, ये पूछा था कि कितने शब्द जोड़े गए थे। तो 4 शब्द होंगे इसके आंसर, जबकि सभी लोग जानते थे कि 3। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जिसे हम कहते हैं, और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे विचार। और यहाँ पे शब्द की बात करें तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता के अलावा और शब्द जोड़ा गया था, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता, पहले एकता था तो एकता और अखंडता शब्द और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 4 शब्द और 3 नए विचार जोड़े गए थे। और जो प्रस्तावना है उस पर केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। और यह भी संशोधन जब आप जानते हैं केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती केस, तो इसमें यह निर्णय दिया गया था 1973 में कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी संभव है, जिसे बाद में मिनर्वा मिल्क केस और LIC केस में दोहराया गया। तो 1973 के बाद जो है, इसके निर्णय के बाद 1976 में पहली बार इसमें संशोधन हुआ और एकमात्र संशोधन हुआ है। उसके बाद अगर हम इस पर विचारों की बात करें कि कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से विचार दिए हैं, तो जो हमारा इस पर मत क्या क्या है, तो KM मुंशी, N पालकीवाला, ठाकुर प्रसाद भार्गव हो गए, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर हो गए, अर्नेस्ट बर्कर हो गए, तो और डॉक्टर भीमराव का विचार क्या है, तो इन सब की बात करेंगे। तो KM मुंशी जो थे, KM मुंशी जी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री या फिर भविष्य फल कहा था, और N पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र कहा था। ठाकुरदास भार्गव जी ने इसे संविधान की आत्मा, कुंजी या आभूषण कहा था, और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जी ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था। और अर्नेस्ट बर्कर जो एक अंग्रेज थे, अंग्रेज विद्वान हैं संविधान के, उन्होंने इसे कुंजी नोट कहा था। परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। जबकि आप बात करेंगे ठाकुरदास भार्गव या अन्य विद्वानों की, तो उन्होंने प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा है। प्रस्तावना जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने आर्टिकल 32 को जो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। इस प्रकार से हमने प्रस्तावना के सभी प्रावधान पढ़ लिए, विचार, मत और क्या विवाद रहे हैं इस पर, क्या निर्णय आए हैं और संशोधन संभव है या नहीं है। उसके बाद फिर मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें कैसे लागू होता है उसकी बात, और 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए और कितने विचार जोड़े गए इसकी बात कर लिए हैं। और जो कितनी क्रांतियां हैं, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इनका प्रभाव क्या रहा है हमारी प्रस्तावना पर, और भाषा और इसकी जो विचार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं और यह कहाँ से प्रारंभ होता है, जैसे हम भारत के लोग, इसकी बात कर चुके हैं। तो इससे आप जितने भी प्रश्न होंगे जो प्रस्तावना संबंधी उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।